हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी वसंत भाग 2 से पाठ 10 अपूर्व अनुभव। इस पाठ की लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानागी जी। यह कहानी जापानी भाषा में लिखी गई है और इसका विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इस 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 इस, इस पाठ में एक विद्यालय के बारे में बताया गया है जो रेल के डिब्बों में जिनकी कक्षाएं रेल के डिब्बों में बनाई गई हैं और गहरी जड़ों में पेड़ की गहरी जड़ों में पाठशाला का मुख्य गेट रहता है और जो डालियाँ होती हैं पेड़ की जो शाखाएं होती हैं वो बच्चों के खेलने का स्थान होता है और इसके संस्थापक सी कोबायाशी जी हैं। आइए आगे पढ़ते हैं इस पाठ में। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोत्तो-चान के माता पिता को था और न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। तोमोए में हर एक बच्चा बाग बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए एक स्कूल था, एक स्थान था जहाँ पर ये स्कूल था। उस स्कूल में हर एक बच्चे को एक एक पेड़ दिया गया था जो उसके खुद के चढ़ने का स्थान था और अगर यदि उसके पास उस पेड़ पर कोई और चढ़ना चाहता था तो पहले उसको उस जिसका पेड़ था उसकी आज्ञा लेनी पड़ती थी। तो आगे देखिए। तोत्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। मतलब कि ऐसी जगह पर जहाँ पर एक ही डाल से जो है दो शाखाएं एक जगह से निकली हुई रहती हैं, उसको कहते हैं द्विशाखा। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। वो जो जगह थी वो जैसे लगता था कि झूले पर झूल रहे हैं, इतना आरामदेह जगह थी। तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, मतलब अपना धन मानते थे, अपनी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। यासुकी-चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोत्तो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, मतलब कि तोत्तो-चान ने उसको बुलाया क्योंकि उसके पास कोई पेड़ नहीं था। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते, क्योंकि उसको पोलियो था यासुकी-चान को और वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जब तोत्तो-चान ने उसको अपने पेड़ पर बुलाने आमंत्रित किया, जब बुलाया तो इस बात को उन्होंने किसी से बताया नहीं तो उनको डांट पड़ती। घर से निकलते समय तोत्तो-चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेनेन-चोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने अपनी माँ की आंखों में नहीं झाँका। वह अपनी नज़रें जूते के फीतों पर ही गड़ाई रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तो-चान से नहीं रहा गया। मैं यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने रॉकी से बताया। तब जब तोत्तो-चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी-चान उसे मैदान की क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी-चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, मतलब कि यासुकी-चान तोत्तो-चान से बड़ा था 1 साल, पर तोत्तो-चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी-चान ने तोत्तो-चान को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसने कहा अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर पैर फैले हुए
दोनों दोनों ओर फैले हुए थे। तोत्तो-चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी-चान भी हंसने लगा, मतलब वो जोर जोर से हंसने लगी। तोत्तो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। उसने पहले से ही यह निश्चित कर लिया था कि पहले वो स्कूल पहुंचेगी तो क्या क्या काम करेगी जिससे वो अपने दोस्त यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ा सके। तो वो दौड़ करके चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी लेकर आई। उसने तने के सहारे से लगा दिया। उसने उसे तने के सहारे से लगा दिया जिससे वह दुशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी-चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोत्तो-चान नीचे उतर आई और यासुकी-चान को पीछे से धकेलने लगी, मतलब कि धक्का देने लगी ताकि वह ऊपर चढ़ सके। पर तोत्तो-चान थी तो छोटी और नाजुक सी, इसलिए इससे अधिक की सहायता क्या करती। यासुकी-चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोत्तो-चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी है। अब क्या करे वह। यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। मतलब उसका बहुत मन था कि यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी-चान के मन में भी उत्साह था। बस उसके सामने गई। उसका लड़का चेहरा इतना उदास था कि तोत्तो-चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। मतलब उसको हैरानी होने लगी कि वो इतनी छोटी सी बच्ची इतना वजन लेकर के वो पेड़ तक लेकर आ सकती है या आ गई है। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी दुशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाए कि नहीं, मतलब कि 2 पैर वाली सीढ़ी तो डगमगाती, उसको पकड़ना पड़ता, लेकिन 3 पैरों वाली सीढ़ी नहीं डगमगाएगी। यासुकी-चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोत्तो-चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा, तब वो निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। यह दोनों को बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर पहुंचने में रमा था। मतलब उसका ध्यान इस पर था कि यासुकी-चान किसी प्रकार से वहां तक चले। उसमें कितना समय लगता है ये उसके लिए मायने नहीं था। तोत्तो-चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार सी लगने लगी। तोत्तो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दुशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर चढ़ लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोत्तो-चान की ओर ताकने लगा। तोत्तो-चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित करे, पर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी-चान को पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं, पर तोत्तो-चान उसका हाथ थामे रही। वह तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय दुशाखा पर खड़ी तोत्तो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वो जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी-चान और
को तोत्तो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मिनट के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की शाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोत्तो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। मतलब उसने पेड़ पर चढ़कर के पूरी दुनिया देखी कि किस तरह से पूरी दुनिया लगती है, क्योंकि वो उसके पहले पेड़ पर कभी भी चढ़ा नहीं था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बात कर रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है। तोत्तो चान उस समय तो यह नहीं समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने में क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर के किसी बड़े डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बहुत बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावने लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने तोत्तो चान को उसके बारे में बताया। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था।